उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिप्रण शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। केदारनाथ उपचुनाव के रण में आरोप प्रत्यारोप के नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस सीएम धामी और भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है। वहीं पर कांग्रेस पर मुख्यमंत्री ने जवाबी हमला बोला है। सीएम ने कांग्रेस के कार्यकाल में मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर निर्माण मुद्दा उठाते हुए कहा है कि मंदिर के उद्घाटन में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद थे। यही नहीं, इस मंदिर का निर्माण पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बीकेटीसी अध्यक्ष रहते हुए था। वहीं पर सीएम धामी ने आरोप पर गणेश गोदियाल ने अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर पवित्र जल हाथ में लेकर शपथ ली है कि मंदिर निर्माण में उनका कोई योगदान नहीं रहा। वहीं पर दूसरी तरफ अब आरोप प्रत्यारोप के बीच में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मुख्यमंत्री और सरकार को घेरा है। महारा ने कहा कि मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ना तो हमारे मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि अगर आप बद्रीनाथ नहीं जा पा रहे हैं तो मुंबई आ सकते हैं, न हमारे मुख्यमंत्री ने महिम मानदंड किया था। जो लोग कहते थे उत्तराखंड में हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो लोग आज कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य बन गए, हम शिला ले गए। अरे भाई, आपने भी जो है बद्रीनाथ में बद्रीनाथ जी का मंदिर मुंबई में जाकर स्थापित करवा दिया। उस समय में आप मुख्यमंत्री थे, हैं हमारे श्री गणेश गोदियाल जी बीकेटीसी के चेयरमैन थे, तो उस समय में जो है कहाँ चले गए थे भाई? आपने क्यों ऐसा काम किया जो आप कह रहे हो शिला ले गए हैं? हमें तो जैसे ही पता लगा कि उस मंदिर का नाम जो है केदारनाथ मंदिर रख रहे हैं या कोई इस प्रकार की बात हो रही लोगों के बीच में से, हम तुरंत कैबिनेट में हमने एक फैसला कर लिया, हमने नियम बना दिया कि आप कोई भी जो है हमारे धामों के नामों का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, कोई ट्रस्ट नहीं बना पाएगा। आखिर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है, हम चाहते हैं, हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं। देखिए, इसमें मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। ना तो हमारे मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इस मंदिर में आने से आप उत्तराखंड नहीं भी जाएंगे तो वही पुण्य मिल जाएगा, ना हमारे मुख्यमंत्री ने उसका महिमा मंडन किया। हनुमान जी के सैकड़ों मंदिर हैं, देवी के सैकड़ों मंदिर हैं, मंदिर बनाने में किसने मना किया? लेकिन जो बुराड़ी में हो रहा था उसको धाम का नाम दिया गया था, उसका विरोध था। जो QR कोड जारी किया गया था कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट को जो है पैसा इस QR कोड में दे, और मैंने आप सबके सामने डेमो करके भी दिखाया। इनके कैबिनेट के फैसले के भी 5 दिन बाद भी उसमें पैसा जा रहा था और अभी हालिया दिन तक भी जा रहा था, वो सेठू की जेब में जा रहा था। ये जो ठगी थी उसका कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का उसमें उद्घाटन में जो उद्बोधन किया, उन्होंने जो ये कहा कि उत्तराखंड जाके केदारनाथ धाम जाकर जो पुण्य मिलेगा वही दिल्ली के बुराड़ी के मंदिर में भी आगे पुण्य मिलेगा। हमारा इस चीज को विरोध था, क्योंकि केदारनाथ भगवान हमारे लिए आस्था धर्म के साथ साथ हमारी संस्कृति के साथ साथ हमारी पेट का सवाल भी है। हमारे चारधाम यात्रा से गढ़वाल का पेट भरता है, उत्तराखंड का नाम होता है। हमारे यहाँ जो लोग आते हैं उनकी जो सेवा होती है, जो यहाँ आकर प्रभु से जो करते हैं, जो प्राप्ति उसको होती है, उससे उत्तराखंड का चेहरा पूरे विश्व में जाता है। सनातन धर्म के 9 लाख पुराने ज्योतिर्लिंग को आप कैसे वहां शब्द करते हैं, जो हमसे बद्रीनाथ की बात। केदारनाथ उपचुनाव में अब मात्र 4 दिन बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है, जहां कांग्रेस भाजपा और उत्तराखंड सरकार पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के आरोप लगा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में हार मान चुकी है, इसलिए बौखलाकर इस तरीके के झूठ जो है वो कह रही है और एक झूठ का पुलिंदा जनता के सामने रख रही है। हालांकि जनता सब जान चुकी है कि कांग्रेस किस तरीके से झूठ का पुलिंदा उनके सामने परोस रही है। अब जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को केदारनाथ में मजबूत करने जा रही है, क्योंकि जनता ने 2013 में और जो 13 में आपदा आई थी वो भी देखी है और इस बार की आपदा भी देखी है। दोनों में काफी अंतर है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों को भी जनता भली भांति जानती है और जनता ये भी जानती है कि कांग्रेस झूठ के सहारे केदारनाथ का चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। देखिए, कांग्रेस मान चुकी है कि वो चुनाव हार गए हैं, इसलिए वो पहले से ही अपना चेहरा सेव कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने पहले से ही कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको उनकी हार सुनिश्चित है। क्योंकि बाबा केदार धाम हमारे प्रधानमंत्री जी की अगाध आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। वहाँ का नवनिर्माण, वहाँ का पुनर्निर्माण उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। लोगों ने 2013 की आपदा को भी देखा और इस बार की आपदा को भी देखा, दोनों में बड़ा अंतर दिखाई दिया।
और जिस प्रकार से 750 करोड़ की भी ज्यादा योजनाएं आज वहाँ पर स्वीकृत हुई हैं, धरातल पर उतरनी है वो सारी, तो वहाँ के लोग देख रहे हैं कि अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ रहा है। उस विकास को और तेज गति देने के लिए वहाँ पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, एक तरफा जीत होगी और ऐतिहासिक जीत होगी। केदारनाथ में आदि गौरव महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महोत्सव में लगाए गए विभिन्न स्टॉल्स का निरीक्षण किया, अवलोकन किया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को जनजाति गौरव दिवस की सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर जनजाति गौरव दिवस को मनाया जा रहा है। सरकार की ये कोशिश है कि जनजातीय क्षेत्र के लोग मुख्य धारा में शामिल हों और इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकार कार्य कर रही है। सबसे पहले तो भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर आयोजित होने वाले इस जनजाति गौरव दिवस मैं सभी को बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि ये दिवस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 2021 से इसको इस रूप में पूरे भारत के समक्ष लाया गया। इसके पीछे उद्देश्य था कि जितनी भी हमारी जनजातियां हैं, हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, जिनका समग्र विकास होना था, वो विकास और तेजी से हो। हर दृष्टि से हर क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र के लोग, वहाँ के महिलाएं, नौजवान, उनका समग्र विकास होकर वह भी जो है मुख्य धारा में शामिल हो। इससे चाहे आवासीय एकलव्य विद्यालय देश के अंदर बनाने हो, चाहे उनके प्रशिक्षण करने हो, चाहे योजनाएं देनी हो, चाहे उस वर्ग से लोगों को आगे लाना हो। हमारे सामने उदाहरण है, हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आदिवासी समाज से एक सामान्य परिवार में पैदा हुई महिला को आज देश के हम सर्वोच्च पद पर देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनजाति समाज का उत्थान हो रहा है, आदिवासी समाज का उत्थान हो रहा है, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों तक विकास की योजनाएं पहुंच रही हैं। हमारी भी प्राथमिकता है कि राज्य सरकार भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे राज्य में रहने वाली 5 जनजाति समाज की जो हमारी जातियां हैं, उनके समग्र उत्थान के लिए, उनको आगे लाने के लिए हम पूरी तन्मयता से, पूरी प्राथमिकता से काम करेंगे और उन योजनाओं को जो उनके जीवन को बदलने में कामयाब हों, उनके जीवन के लिए जरूरी है, उन सभी। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। जिंदगी किसी को नहीं रुकती, हम भी आपको कहानी देते हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योरेंस। LIC हर पल आपके साथ। शाम जब एक्सरसाइज का हो तो फिर आलस रहता है। हेल्थ और फिटनेस में नो कॉम्प्रोमाइज। बात जब प्योरिटी की हो तो मेरे लिए सिर्फ हमदर्द हनी, क्योंकि क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज। इसमें है प्रकृति की शुद्धता और हमदर्द के 100 सालों से भी ज्यादा का भरोसा। हमदर्द है, प्योर है। इतना बोझ सहे जो चाहे रहे, विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अंबुजा सीमेंट। स्वागत है आप सबका। इस ब्रेक के बाद आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार सड़क हादसों को रोकने के लिए विभिन्न विभागों के साथ मिलकर एक रणनीति बना रही है, जिससे कि सड़क हादसों पर कमी आएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा में हुए बस हादसे मामले में कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमने 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा करी थी कि इस प्रकार की जो हमारे यहाँ दुर्घटनाएं होती हैं
उन दुर्घटनाओं को रोका जाए, उनमें पूरी तरह से जो है सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। तो नियमावली बनाई गई है और उसके अंतर्गत काम चल रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीते सोमवार को देर रात हुए भीषण सड़क हादसे को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि खबरों से उन्हें पता चला है कि हादसे से पहले छात्रों ने राजधानी की खाली सड़कों पर कार के कई चक्कर लगाए थे, लेकिन पुलिस की इन लोगों पर नजर क्यों नहीं पड़ी। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसे लोगों को क्यों नहीं देख पा रही जो शराब का सेवन करके गाड़ी को चला रहे हैं। पूरे शहर में, जैसा मैं समाचार पत्रों से मुझे पढ़ने में मिला, तो पूरा राउंड इन्होंने छुट्टी का मारा है। कहीं पर भी आखिर इन पर पुलिस की निगाह क्यों नहीं पड़ी। एक तो यह है कि पुलिस आखिर क्यों नहीं इस तरह से लोगों को देख पा रही है कि जो ड्रंकन स्थिति में। जैसे जैसे केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही क्षेत्र का सियासी पारा बढ़ रहा है। तमाम सियासी दलों के नेता अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अगस्त्य मुनि नगर मंडल के गांव पठालीधार, कोट, डांगी और दिवाला में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने नुक्कड़ सभाएं कर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार आशा नौटियाल के लिए वोट मांगे। अपने संबोधन में मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि गांव दर गांव आशा नौटियाल के समर्थन में एक लहर चल रही है और जनता उन्हें जिताने के लिए उत्सुक है। उन्होंने आगे कहा कि केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यहाँ हुए विकास कार्यों को समर्पित होगी। उन्होंने कहा कि समूचा केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी की विकास केंद्रीय नीतियों का एक आदर्श उदाहरण है और हमारी सरकार ने यहाँ विरासत और विकास दोनों के संवर्धन का कार्य किया है। केदारनाथ विधानसभा में 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, जहां पर बीते दिन गैरसैंण के भराड़ी सेन स्थित विधानसभा में भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की और सख्त भू कानून जल्द ही लागू करने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे अब चुनाव से जोड़कर देखना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने साफ तौर से कहा कि ऐसे समय जब केदारनाथ उपचुनाव नजदीक है, तब बैठक को केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के नजदीकी क्षेत्र में करवाना और उसको भू कानून की बैठक करार देना, ये संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार से डर चुकी है। वहीं इस पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस तरीके के भ्रम जो है वो नहीं फैलाने चाहिए। पता नहीं आपको क्यों घबराहट नजर नहीं आ रही, मुझे तो बहुत घबराहट नजर आ रही। आज तक के इतिहास में देखा गया किसी एक मंत्री की ड्यूटी लगती थी, लेकिन 5 मंत्रियों की ड्यूटी लगाना सक्सेस है। ये साबित करता है कि कहीं न कहीं घबराहट है। जो कल भराड़ी चैन की बैठक है, क्या उससे आपको घबराहट नहीं दिखाई देती? लगे हुए क्षेत्र में आपको भू कानून के लिए बैठक क्यों बुलानी पड़ी? आपने देहरादून क्यों नहीं बुलाई? उस बैठक में क्या पूरे उत्तराखंड के अधिकारी मौजूद थे, जिला अधिकारी? तो केवल आसपास के कुछ अधिकारियों को बुलाकर बैठक लिए जाना, उसको भू कानून की बैठक कहना, वो भी तब जब मैंने 3 दिन पहले प्रेस में बता दिया था कि भराड़ी शहर में कैसी बैठक होने जाएगी, तो उसको एजेंडा बाहर निकलता है कि सारे भू कानून को लेकर बैठक। अगर भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री बैठक ले रहे थे तो उसमें कैबिनेट होनी चाहिए थी। कैबिनेट नहीं थी तो पूरे प्रदेश के जिला अधिकारी इत्यादि लोग उसमें बुलाए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये मंगलौर को रिपीट करने की कोशिश है और ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मुख्यमंत्री की घबराहट को दर्शाता है। देखिए, पहली बात तो मैं कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष जी को ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे संविधान में जो व्यवस्था है वो ये व्यवस्था है कि किसी भी क्षेत्र में जब उपचुनाव होता है तो उपचुनाव की जो आचार संहिता है या जो उपचुनाव का विषय है वो सिर्फ उसी विधानसभा के अंतर्गत होता है जिसमें चुनाव हो रहा है। भराड़ी शहर में तो चुनाव हो नहीं रहा है। आप भराड़ी शहर में करो या देहरादून में करो, आज के जमाने में उनको तो ये समझ आना चाहिए कि भाई सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, प्रिंट मीडिया का जमाना है। आप देहरादून में भी करोगे तो भी बात जाएगी, आप भराड़ी शहर में करोगे तो भी बात जाएगी, बात कोई छुपने वाली तो है नहीं। अब ये किस तरह का आरोप है?
इस आरोप में क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस तरह जब हम लोगों ने सख्त नकल विरोधी कानून हम लोग उत्तराखंड में लाए थे तो कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी। विरोध क्यों कर रही थी? वो कहते सीबीआई जांच कराई जाए, ये कराई जाए, वो कराई जाए। उसके पीछे का उनका उद्देश्य था कि इस प्रदेश के बेरोजगार बच्चों को रोजगार न दिया जाए, उनको रोजगार से वंचित रखा जाए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम किया जाए। ये उद्देश्य था उस समय। कि उसी तरह आज भू कानून का भी एक तरह से कांग्रेस विरोध कर रही है। अगर हम जो है कि एक सख्त कानून प्रदेश के अंदर लाना चाहते हैं तो उसमें कांग्रेस के लोग भटकाव की तरफ ले जाना चाहते हैं उसको, कि जिससे कि भाई ये हमारे उस पर ट्रैप हो जाएं और ये दूसरी लाइन पर चलें। लेकिन मैं कांग्रेस के लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, बतलाना चाहता हूँ, ये सरकार जो है वो सख्त डिसीजन लेने के लिए जानी जाती है। इसलिए दून मेडिकल कॉलेज लगातार स्टाफ की कमी से जूझता हुआ नजर आ रहा है। दून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी माना है कि दून मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी देखने को मिल रही है। उनका साफ तौर से कहना है कि सीपीआर बन चुकी है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से तभी चला पाएंगे जब स्टाफ यहाँ पर नियुक्त होगा, क्योंकि हर लेवल पर कहीं ना कहीं दून मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी देखने को मिल रही है। सीपीआर की बन गई है, लेकिन उसकी शुरुआत एक तरह से हम कहेंगे हो गई है, लेकिन बहुत अच्छे से हम तभी चला पाएंगे जब यहाँ पर स्टाफ आ जाएगा। तभी आपको पता है कि यहाँ पर हर लेवल पे स्टाफ की कमी है, चाहे वार्ड आयाज हो, वार्ड बॉय हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सेज हो। तो उम्मीद हम कर रहे हैं कि शायद जैसे जल्दी शायद दिसंबर जनवरी तक हमें नई नर्सेज मिल जाएंगी और नए हम लोगों ने जो है कुछ डिपार्टमेंट्स में पीजी के लिए भी अप्लाई कर रहे थे और आपको पता है कि नया पीजी का बैच भी अब दिसंबर तक हमारा आ जाएगा। लेकिन हमारे पीजी हमारे बढ़ते हैं, नया बैच आता है तो शायद हमारी थोड़ी दिक्कतें कम होगी और हम सब सुविधाओं को सुचारू रूप से चला पाएंगे। जो सोशल वर्कर्स हैं वो सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उन लोग की हर डिपार्टमेंट कम्युनिटी मेडिसिन में उनका काम है। वो जैसे फील्ड में जाते हैं, घर घर विजिट करते हैं, जैसे साइकियाट्री में भी उनका काम होता है। पीडियाट्रिक्स में वो लोग लग रहे थे कि बच्चों की काउंसलिंग करना है, उनको वैक्सीनेशन का देखना। तो मतलब काफी डिपार्टमेंट्स में उन लोग का काम रहता है और वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं और वो लोग उनके जो मानक है वो सरकार के हिसाब से जो एग्जाम देके वो लोग आते हैं। अभी हम लोग का टेंडर फाइनलाइज हो गया है तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द। हाल ही में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानकों के हिसाब से देहरादून के हवा खराब श्रेणी के करीब पहुंच गई है। देहरादून में एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 के पार पहुंच गया है, जिसको लेकर दून मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का कहना है कि राजधानी देहरादून में ट्रैफिक का दबाव ज्यादा हुआ है, जिसके कारण कि वीकेंड में वाहनों के आगमन जो है वो बढ़ता जा रहा है, जो कि एक बड़ा कारण माना जा सकता है। ऐसे में हृदय, गुर्दा और अस्थमा जैसे जो लोग हैं जिन्हें ये दिक्कतें हैं, इनके मरीजों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुबह जल्दी मॉर्निंग वॉक पर ना निकले, इसके साथ ही शरीर में तरलता की मात्रा बनाए रखें और बहुत अधिक तले हुए भोजन का उपयोग ना करें। पुराने मरीजों को ऐसे में समस्या हो सकती है। अगर बात की जाए इन्फेक्शन की, तो इस तरीके से इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा और ऐसे में अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है और निरंतर चेकअप करवाने की जरूरत है। हाँ देखिए, बिल्कुल आप देखेंगे तो देहरादून हमारा एक बढ़ता हुआ सिटी है, तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन भी बहुत हो रहा है, थोड़ा ठंडा मौसम भी शुरू हो चुका है। वीकेंड पर वेहिकुलर मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पर्यटक स्थल होने के नाते, और साथ में दिवाली का मौसम भी था, थोड़ा पटाखे वगैरह का पोल्यूशन। तो ये 4-5 कारक है जिसकी वजह से बहुत तेजी से पोल्यूशन बढ़ा है। उम्मीद करते हैं कि आगे मौसम साफ होने पर ये पोल्यूशन भी कम होता जाएगा। लेकिन इस बीच में जो हमारे सांस के पुराने मरीज होते हैं, जैसे कि दमा और COPD के मरीज हैं, या दिल फेल होने वाले मरीज हैं, या जिनका गुर्दा फेल है, वो ऐसे मरीज हैं जो मतलब पुराने क्रॉनिक बीमारियों वाले मरीज हैं, उसमें इनका खतरा बहुत ज़्यादा होता है। उनको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन पकड़ने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे में जो दमे और सांस के मरीज हैं, उसमें उनकी जो आप जानिए स्मोक और फॉग मिलकर स्मोक बनाते हैं, जो बहुत लंबे समय तक वातावरण में तैरता रहता है, और वो अगर सांस लेगा कोई भी मरीज इस टाइप का, तो इसकी जो एक पूरा श्वसन तंत्र है वो सिकुड़ जाएगा। तो उससे उसकी सांस फूलेगी, खांसी आएगी, छाती में जकड़न होगी, कहीं ना कहीं खांसी बलगम और बलगम बहुत ज़्यादा बनता है। तो ऐसे में सभी लोगों से आप लोग के माध्यम से अपील है कि बहुत सुबह मॉर्निंग वॉक पर ना जाएं,
अगर जाना जरूरी है तो जरूर से गर्म कपड़े पहन के रखें और थोड़ा धूप होने पर जाएं। साथ ही अपनी दवाइयाँ कभी ना छोड़ें। बहुत लोग मानते हैं कि ठंडा मौसम अच्छा मौसम होता है तो ऐसे में दवाइयाँ छोड़ी जा सकती हैं। दवाइयाँ कभी ना छोड़ें। और पानी की मात्रा भी, क्योंकि ठंड आने पर लोग कम पीना शुरू कर देते हैं, पानी की मात्रा भी शरीर में जरूर बनाए रखें। इसके अलावा गरिष्ठ खाना, मतलब बहुत तला भुना खाना भी त्योहारी मौसम था खाया गया है। मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा खाई जाती है, लेकिन आगे उसका भी परहेज एक आम आदमी कर सकता है। लेकिन अपनी दवाइयाँ सुचारू रूप से जारी रखें। और कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको खांसी, बलगम, बुखार, शरीर में चकत्ते आ जाना, आंखों का लालपन होना, जुकाम होना, नाक का बहना, ऐसे केस में जरूर से डॉक्टर को दिखाएं और मतलब एक प्रॉपर इलाज मिल जाए जिससे बीमारी आगे ना बढ़े। लेकिन जो बार बार बोलना चाहूँगा, जो पुराने मरीज हैं, स्पेशली सांस के, जिसमें ब्रोंकियल अस्थमा, COPD, दिल के बीमार मरीज हैं या फिर गुर्दे के और कैंसर के मरीज हैं, उनको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।